काम करो हर बार की तरह, बिफोर दिस वर्क जल्दी से एक बार पढ़ लो। तो बाय द मेन टाइम जल्दी से पढ़ लो। टेक्स्ट बुक सामने रखना, कीप योर टेक्स्ट बुक ओपन। चलो अच्छी बात है। इसमें ये लिखा है कि आपने, ये जो पैराग्राफ है ना इससे ऊपर का, इसमें क्या लिखा है कि आप वर्क क्या होता है, आप दिन भर क्या करते हो, आपकी एनर्जी किधर जाती है ना। एग्ज़ाम आता है तो पढ़ते हो, खेलते हो, है ना, फिर जो मर्जी करते हो, सब कुछ मिला के, सब कुछ जैसे रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, रनिंग, ठीक है, ये सब में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, वर्क को क्या करने के लिए चाहिए, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। समझ रहे हो? देखो ध्यान से, वर्क जो आप वर्क बोलते हो इंग्लिश में वो, और ये फिजिक्स में वर्क बोलता है। व्हाट इज वर्क? देयर इज अ डिफरेंस इन द वे वी यूज द टर्म वर्क इन एवरीडे लाइफ एंड द वे वी यूज इन साइंस। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि इंग्लिश में और फिजिक्स में दोनों में मतलब अलग होता है, तो बस वही चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा है। टू मेक दिस पॉइंट क्लियर, लेट अस कंसिडर अ फ्यू एग्जांपल। क्या बोलता है? नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। Kamli is preparing for examination. She spends a lot of time studying. She read books, draws diagram, organize her thoughts, collect question papers, attend classes, discusses problem with her friends, and perform experiments. She expends a lot of energy on these activities. ठीक है, in common parlance, in common example बोल रहा है, ठीक है, she is working hard. All this hard work may involve very little work if we go by the scientific definition of work. इन सभी कामों को अगर कंसिडर किया जाए, तो अगर हम वर्क की बात करें, जो कि हम अब पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में वर्क, उसका इन सब में बहुत ही कम रोल है। मतलब एग्जैक्टली देखा जाए तो ये बहुत कम काम कर रही है। ठीक है, बहुत ही कम काम हो रहा है। अभी हम देखते हैं क्या, क्यों ऐसा ये बोल रहा है। You are working hard to push a huge rock. Let us say the rock does not move despite all the effort. You get completely exhausted. थोड़ी देर के बाद तो खुद ही थक जाओगे। However, you have not done any work on the rock as there is no displacement of the rock. जब रॉक घूमा ही नहीं है, जब रॉक हिला ही नहीं है, और जब आपने हिलाया पे हिला ही नहीं पाए, तो आपने एक तरह से क्या काम किया? कुछ भी काम नहीं किया। आपने बस एफर्ट लगाया, एफर्ट वेस्ट किया आपने, और कुछ नहीं। You stand still for a few minutes with a heavy load on your head. Get tired. You have exerted yourself and have spent quite a bit of your energy. Are you doing work on the load? The way we understand the term work in science, work is not done. ये हर बार कुछ ना कुछ बताता है, सबसे मेहनत करवाता है, और आखिरी में बोलता है वर्क नहीं हुआ। ठीक है, you climb up the steps of the staircase and reach the second floor of the building just to see the landscape from there. You may even climb up a tall tree. If we apply the scientific definition, these activities involve a lot of work. इन सब में बहुत वर्क यूज हुआ है। In day-to-day life, we consider any useful physical or mental labor as work. ठीक है, याद रखना, डे टू डे लाइफ में आपका जो फिजिकल मेंटल लेबर, जो भी आप फिजिकली या मेंटली काम करते हो, इसको आप वर्क कहते हो। एक्टिविटी लाइक प्लेइंग इन अ फील्ड, टॉकिंग विद फ्रेंड्स, हमिंग अ टोन, वाचिंग मूवी, अटेंडिंग फंक्शन आर समटाइम्स नॉट कंसिडर टू बी वर्क, है ना। ये बताओ, ये सब काम में कहलाते हैं क्या? हाँ, व्हाट कंस्टिट्यूट्स वर्क डिपेंड्स ऑन द वे वी डिफाइन इट। इसने ना बहुत देर से बकवास कर रहा है, अभी तक नहीं पता इसने वर्क क्या है। वी यूज द डेफिनेशन We use and define the term work differently in science. To understand this, एक activity है. We have discussed in the above paragraph a number of activities which are normally considered to be work in day-to-day life. For each of these activities, ask your friend a question and answer them. What is the work being done on? ये सब छोड़ो,
अब हम बात करते हैं सीधा सीधा वर्क की। भाई वर्क है क्या? ठीक है, जिस तरह से आपने अपनी अपनी क्लास शुरू की थी फिजिक्स में, जिसमें आपने सबसे पहली जो क्वांटिटी पढ़ी थी वो थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। फिर आप आगे आ गए वेलोसिटी और स्पीड में। फिर आपने नई चीज़ पढ़ी एक्सेलरेशन। फिर आपने पढ़ा फोर्स। फिर आपने पढ़ा मोमेंटम, है ना। फिर आपने पढ़ा प्रेशर। हाँ भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो यही है। फिर आपने प्रेशर पढ़ा। ठीक है, फिर आपने थ्रस्ट। थ्रस्ट हालांकि फोर्स होता है, तो ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। अब इन सब के बाद एक नई चीज़ और आ गई, वर्क। ठीक है, याद रखना इन सब का यूनिट और ये सब जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ सब याद होना चाहिए। To understand the way we view work and define work from the point of view of science, let us consider some situation. Push a pebble. Pebble जानते हो? Pebble समझते हो? Pebble. Okay. Push a pebble lying on a surface. The pebble moves through a distance. You exerted a force on the pebble and the pebble got displaced. In this situation, work is done. Girl pull a trolley and the trolley moves through a distance. The girl has exerted a force on the trolley and it is displaced. Therefore, work is done. पत्थर को पुश करो, पत्थर भाग गया, वहां आगे की तरफ गया तो वर्क डन हो गया। गर्ल पुल्स अ ट्रॉली, उसने भी हिला दिया, देन देयरफॉर वर्क इज डन। अब ये बोल रहा है सब में कि वर्क डन है। लिफ्ट अ बुक थ्रू हाइट। टू डू दिस यू मस्ट अप्लाई अ force. The book rises up. Therefore, there is a force applied on the book and the book has moved. Hence, the work is done. अब सब में वर्क डन हो रहा है, पिछले बार नहीं हो रहा था। Closer look at the above situation reveals that two conditions need to be satisfied for work to be done. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बोलेगा ये। क्या बोल रहा है, मैं फिर पढ़ रहा हूँ, देखो। क्लोजर लुक एट द अबव सिचुएशन रिवील्स दैट द टू कंडीशन नीड फॉर द सेट टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क डन। याद रहे, वर्क डन के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, बार बार पूछूंगा ये दोनों कंडीशन, ठीक है, आपको जवाब देना हर बार। अ फोर्स शुड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। एक फोर्स हमेशा एक्ट करना चाहिए ऑब्जेक्ट पे। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ है तो वर्क डन नहीं होगा, चाहे कितना ही फोर्स लगा लो। इन दोनों में से कोई एक काम भी नहीं होगा अगर, तो याद रखना वर्क डन नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क डन नहीं होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन फोर्स नहीं लग रहा है, हालांकि डिस्प्लेसमेंट विदाउट फोर्स होता भी नहीं है, अगर ऐसा भी हो रहा है तो भी वर्क डन नहीं हो रहा है। ठीक है, याद रहे। इसीलिए पढ़ना, लिखना, ड्राइंग बनाना, ये सब वर्क में नहीं आता। क्यों? उसमें ये चीज़ नहीं होती। ये चीज़ मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम उसमें उसका कुछ नहीं कर सकते। इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशंस डज नॉट एग्जिस्ट, वर्क इज नॉट डन। दोनों में से कोई भी एक नहीं हुआ तो वर्क डन नहीं होगा। दिस इज द वे वी व्यू वर्क इन साइंस। यही है वो वर्क जो हम साइंस में पढ़ते हैं। A bullock cart is pulling a cart. Sorry, a bullock is pulling a cart. The cart moves. Therefore, force on the cart and the cart has moved. Do you think the work done in this situation? बोलो वर्क डन हुआ क्या इसमें? यस, वर्क डन हुआ है। ठीक है, ये वाला चैप्टर तो लग रहा है तेजी से हो जाएगा। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का क्या मतलब है? एक एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनना है आपको। How is work defined in science? To understand this, we shall first consider the case when the force is acting in the direction of the displacement. Force is acting in the direction of displacement. Let a constant force F act on the object. Let the object be displaced through a distance S in the direction of the force. Figure 11.1 में यहाँ पर दिखा रहा है कि पहले बॉक्स यहाँ था, फोर्स लगाया,
यहाँ आ गया, डिस्प्लेस भी हुआ है, फोर्स भी लगा है, वर्क डन 100% होगा। ठीक है, लेट द कांस्टेंट फोर्स F एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस S in the direction of the force, let W be the work done. We define work to be equal to the product of force and displacement F into S, F into S। इसीलिए W इज इक्वल टू F into S में जब कभी भी ये S जो है ये ज़ीरो हो जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, ये ज़ीरो हो जाता है, तो वर्क भी ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन नहीं है। बस लेके सामान, अब जैसे वो था ना, रॉक को मूव करना था, लेकिन एक्चुअल में रॉक तो मूव ही नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब ये है कि रॉक को चाहे जितना मर्जी धक्का दे दो, रॉक ने मूव नहीं होना है, और जब रॉक मूव नहीं होगा तो वर्क डन ज़ीरो होगा। ठीक है, कोई भारी सा ऑब्जेक्ट है, उसको सर पे लेके खड़े हो जाओ, उसको जो है लाद के खड़े हो जाओ, चाहे कितनी मेहनत कर लो, कितनी देर खड़े रहो, आपकी भले कितनी एनर्जी चली जाए, वर्क डन ज़ीरो होने वाला है, क्योंकि इन सब केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। ठीक है, thus the work done by the force acting on an object is equal to magnitude of the force multiplied by the distance moved। ये सब आता है, अभी रुक जाओ। वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, याद रखना ये चीज। क्या पता चल गया यहाँ से हमको, क्या पता चल गया इससे, यहाँ से वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है, ये क्या है? गुड, स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये अपने दिमाग में बैठा लो, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इन इक्वेशन 11.1 इफ F इज इक्वल टू 1 न्यूटन, ठीक है, एंड S इज 1 मीटर, देन द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 1 न्यूटन मीटर। याद रहे W इज इक्वल टू F इंटू S है, न्यूटन की फोर्स की यूनिट न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर, तो क्या आ गई इसकी यूनिट? न्यूटन मीटर। क्या आ गई? न्यूटन मीटर। हियर द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, और ये देख लो क्या है ये? जौल। जौल क्या है? जौल इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है, आपने अभी अभी कल परसों ही, शायद कुछ दिन पहले ही, आपने एक और यूनिट पढ़ी थी। ठीक है, नई यूनिट जिसमें नाम साइंटिस्ट के जो यूनिट था वो साइंटिस्ट के नाम पे था, क्या था जल्दी बोलो। चलो छोड़ो, वो है प्रेशर। प्रेशर की यूनिट बोलो जल्दी से, चलो। पास्कल। ठीक है, कितना होता है ये पास्कल? अब असली वाली यूनिट बोलो। जैसे ये जूल है, मैं कल को बोलूँ वर्क की यूनिट क्या है तो आप बोलोगे जूल, तो मैं बोलूँगा जूल कितना होता है तो आप बताओगे 1 न्यूटन मीटर, 1 जूल होता है। ऐसे ही 1 पास्कल किसके बराबर होता है? देखो नहीं याद है ना, तुम लोग नहीं पढ़ते हो इसलिए ऐसा होता है, बता रहा हूँ ना, पढ़ाने वाले तुमको बहुत है, तुम्हें पढ़ना नहीं है बस। फिर बोलते हो स्कूल वाले ऐसे हैं, घर वाले ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, बस दूसरों को नाम बर्बाद करते हो। 1 न्यूटन होता है। अभी तो न्यूटन ही होता तो फिर ये पास्कल नाम ही क्या रखने की जरूरत थी। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब नहीं समझ में आया तो क्या करे कोई, समझ में क्या, समझ में सब आता है, याद करने का ही टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें पता ही नहीं प्रेशर की यूनिट क्या है, तुम्हें पता ही नहीं पास्कल क्या होता है, तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता है, क्या क्या फिर क्या मतलब है पढ़ाने का। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क, 1 जूल आ जाता है क्वेश्चन, देख लेना।
What is 1 joule of work? 1 joule is the amount of work done on an object when force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of force. Look at equation 11.1 carefully. What is the work done when the force on the object is 0? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस. आप जानते हो अगर फोर्स जीरो हो गया तो W भी जीरो हो जाएगा. वट वुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो. इसका आंसर भी आप जानते हो. ठीक है. रिफर टू द कंडीशन दैट आर टू बी सेटिस्फाइड फॉर द वर्क टू बी डन. ये कंडीशन आपको बतानी है. दो कंडीशन अभी अभी हमने डिस्कस कर ली है. ठीक है. बिल्कुल एग्जैक्टली इतना ही है वर्क. ठीक है. आपको क्या याद रखना, दैट एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एस. सॉरी उल्टा बोल दिया. W इज इक्वल टू एफ इंटू एस. एफ क्या है, एस क्या है? हम्म, तो वर्क वर्क क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है? स्केलर है. ये जो यूनिट क्या है इसका, जोल. जोल कितना होता है? 1 न्यूटन मीटर. 1 जूल जो होता है 1 न्यूटन मीटर होता है. ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखनी है. ठीक है. सिंस ये स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है. ठीक है. ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना. अच्छा, आप अभी ना एक चीज़ और सरप्राइज होने वाले हो. ठीक है. फिजिक्स में बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट अभी तक ये नहीं लगा पाए हैं पता. ठीक है. पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, वर्क जो होता है, मज़े की बात, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्केलर क्वांटिटी. क्या समझे? इट डजेंट मीन इसके बाद डायरेक्शन होती है, ये भी दिमाग में बैठा लो. डायरेक्शन अब भी नहीं है, क्योंकि अगर डायरेक्शन होगी तो ये स्केलर तो होने नहीं वाला. फिर तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ही चाहिए ना, डायरेक्शन तो चाहिए नहीं. तो डायरेक्शन अभी भी नहीं है, ये चीज़ दिमाग में बैठा लेना. ठीक है. वर्क ही एक ऐसी क्वांटिटी है जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में एग्जिस्ट करती है इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्केलर. इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्केलर. अगर ये स्केलर होने के बाद भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करती है. ठीक है. तो ऐसे भी आपको याद रखना है कि वर्क जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव एग्जिस्ट करता है. ठीक है. अब ये क्यों करता है, स्केलर है तो क्यों करता है, ऐसा क्या है, तो ये तो भाई बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं बता पाए. ठीक है. तो खोज चल रही है, देखो क्या है. ठीक है ना. चलो फिर. अरे चलो, ये आ गया आपका पहला एग्जाम्पल. पहली बात तो आप इतनी बात समझ गए, और अगर इतनी चीज़ अगर आप याद रख सकते हो तो आपका अभी तक का चैप्टर पढ़ा हुआ आपको क्लियर है. ये फॉर्मूला है, ये यूनिट है, ये स्केलर है कि वेक्टर है. ठीक है. आप डेफिनेशन डेफिनेशन अगर कुछ आएगा तो आप ये लिख देना. कहाँ लिख दोगे, कहाँ है? जो इसका कुछ डेफिनेशन जैसा ऐसा कुछ है नहीं. ठीक है. इसलिए आप, हाँ वो आता आता नहीं है ना थोड़ा सा. तो आप इसी को ही बना के लिख सकते हो, दैट इट इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड ऐसे करके. कुछ खास आता नहीं है इसमें वैसे. ये बोलता है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. एक फोर्स है 5 न्यूटन का जो कि लग रहा है एक ऑब्जेक्ट पे. द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर. द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर in the direction of the force. If the force acts on the object in all the if the force acts on the object all through the displacement, then work done is 5 Newton into 2 meter. बस सिंपल बात. 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर कितना आ गया, 10 जूल लिख सकते हो. ठीक है. ये भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है.
बेकार सा कर लेना। कंसिडर consider another situation consider another situation in which the force and the displacement are in the same direction. The baby pull a toy car parallel to the ground as shown in figure 11.4. कहाँ है ये रहा, ठीक है, यही इसी इसी की बात हो रही है। The baby pulling a car to a parallel, okay, the baby has exerted a force in the direction of the displacement of the car. In this situation, the work done will be equal to the product of the force and the displacement. In such situation, work done by the force is taken as positive. वर्क डन बाय द फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव। मैं आपको अभी बढ़िया से बता दूंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, ठीक है। आपको भले ही ये बुक का लिखा हुआ समझ में आए या ना आए, आपको पता भी है कि बुक का लिखा हुआ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज़ करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द ये ऐसे करके बात करता है, जो कि समझ में कम आता है। कंसिडर सिचुएशन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग with the uniform velocity along a particular direction. Consider the situation in which object is moving with a uniform velocity along a particular direction. Now the retarding force F is applied on the opposite direction. Retarding force क्या होती है? क्यों? What is retarding force? नेगेटिव तो सबको समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव वाला है पक्का। लेकिन रिटार्डिंग फोर्स अगर कुछ लिखा हुआ है तो आप मुझे या किसी को भी क्या समझाओगे? यस, रिटार्डिंग फोर्स ये होता है। रिटार्डिंग फोर्स अगर सुन ले आप या सुना दोगे आप, सुनाना पड़े किसी को कि रिटार्डिंग फोर्स क्या है, तो क्या समझाओगे किसी को? आपको क्या समझ में आता है रिटार्डिंग फोर्स? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अनइक्वल लगाने की जरूरत नहीं है, और अपोजिट भी। चलो ठीक है, तुम समझा पा रहे हो, तुम्हें समझ में आ रहा है, उससे पता चल रहा है। यस, एक वो भी कह सकते हैं। गुड भाई। देखो, रिटार्डेशन आपने सबसे पहले पढ़ा कहाँ है ये? हाँ, एक्सेलरेशन में पढ़ा है, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है? अरे वही तो बात कर रहे हैं ना भाई मेरे। एक्सेलरेशन नेगेटिव होता कब है? किस सिचुएशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है? बोलो। एक्सेलरेशन नेगेटिव का क्या मतलब है? फिर वही बात हो जाएगी कि क्या समझाओगे? तुम्हारे फादर ने पूछा नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, तो क्या बताओगे उनको? अरे तो उनको एक और वर्ड दे दोगे क्या? उनको समझाना है भाई, समझाओ। तुम्हारे पापा को मान लो नहीं पता नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो बोलेंगे हम तो पॉजिटिव जानते हैं। तो आप नेगेटिव भी होता है ऐसा बताओगे, और फिर बताओगे क्यों होता है, क्या मतलब है उसका, कैसे बताओगे? ऐसे बोलो ना, जिसकी स्पीड कम होती है। बेवकूफ़ों की तरह जवाब दे रहे हैं सब लोग। ऑपोजिट। भाई देख, तू तू ये बता, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये तुझे पहले दिन समझ में आया था? इतने दिन से फिजिक्स पढ़ते पढ़ते अब तेरे को समझ में धीरे धीरे आना शुरू हुआ है, वो भी तू रटी हुई बात बोल रहा है। भाई समझाएगा क्या आगे वाले को? सिंपल सी बात है, जब जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। जब वेलोसिटी घट रही होती है, धीरे हो रही होती है, तब हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ गए? नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है? जब वेलोसिटी कम होती है, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए नेगेटिव है तो एफ भी नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी धीरे हो रही है तो अपने आप तो हो नहीं रही, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। ब्रेक ला मारते हो तब फोर्स लगाते हो, कोई तुम्हें पकड़ के खींचता है तब फोर्स लगता है, कुछ भी कर लो, अगर आप धीरे हो रहे हो तो फोर्स लग रहा है। लग रहा है कि नहीं? तो उस कम स्पीड को कम करने वाले फोर्स को ही हम रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। नहीं समझे? पक्का?
तो कभी कभी ऐसे जवाब दो ढंग से, प्रॉपर आंसर दो कि यस आपको समझ में आया है, तभी पता चलेगा जब आप ढंग से लिख पा समझा पाओगे। जब आपको ही चीज़ नहीं समझ में आएगी तो फिर क्या होगा। इन सच सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, या तो फोर्स रिटार्डिंग है। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। नाउ द रिटार्डिंग फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन इज 180। ओके, कहने का मतलब फोर्स जो फोर्स है वो वाली लगाई जा रही है जिससे कि बॉडी स्लो डाउन हो रही है। ठीक है, ओके देन द एक्सेलरेशन नहीं कहाँ गया, लेट द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर डिस्प्लेसमेंट एस। इन सच सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स एफ इज टेकन एज नेगेटिव एंड डिनोटेड बाय माइनस साइन। वर्क डन बाय द फोर्स इज, देखो वर्क डन दो तरह से नेगेटिव हो सकता है, या तो फोर्स नेगेटिव हो, यहाँ पर देखो फोर्स नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, या फिर ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो ये पॉजिटिव हो, तब दोनों ही केस में आंसर नेगेटिव ही आएगा। It is clear from the above discussion that the work done by the force can be either positive or negative. To understand this, let us do. तो मैं आपको बता दूं एक चीज और तरह से, ध्यान से सुन लो, एक चीज और ध्यान से सुन लो कि मान लो कि वर्क हो रहा है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप एक पत्थर को फेंक रहे हो कहीं पर, तो फेंक रहे हो तो फोर्स तो लग ही रहा है और दूर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क डन है। तो ध्यान से सुनो कि जब कभी भी ऐसा होता है, ठीक है, जब कभी भी ऐसा हो रहा है कि वर्क डन जो है ये आप कर पा रहे हो, तो याद रहे वर्क डन, आपने एक पत्थर को फेंका, ठीक है, दैट विल बी पॉजिटिव वर्क। आपने एक पत्थर को फेंका है, दैट विल बी पॉजिटिव वर्क। लेकिन पत्थर के ऊपर, पत्थर के ऊपर नहीं, पत्थर नहीं लेते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। आप हो और आपका दोस्त है, आपके दोस्त ने आपको धक्का मारा, ठीक है, आपके दोस्त ने आपको पुश कर दिया, धक्का मारा, ठीक है। फॉर हिम द वर्क डन इज पॉजिटिव, फॉर हिम द वर्क डन इज पॉजिटिव बिकॉज द वर्क डन इज बाय हिम। ओके, एंड फॉर यू वर्क डन विल बी नेगेटिव बिकॉज वर्क इज डन ऑन यू। आपने वर्क नहीं लगाया है ना। अब इस केस में माइनस एफ लग रहा है आपके ऊपर, क्योंकि जिसने फोर्स लगाया फोर्स उसके लिए पॉजिटिव है, और फोर्स आपके ऊपर लगा है तो फोर्स आपके लिए नेगेटिव है। ये बात समझ में आई है या नहीं आई है, सच सच बताना है। नहीं, इधर अभी मैं एक्सेलरेशन रिटार्डेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वर्क डन पॉजिटिव है आपके दोस्त के लिए क्योंकि आपके दोस्त ने वर्क डन किया, लेकिन वर्क डन नेगेटिव है आपके लिए क्योंकि वर्क डन आपके ऊपर हुआ। ठीक है, बिकॉज जो आपके दोस्त ने लगाया वो फोर्स लगाया था जो कि पॉजिटिव फोर्स था, फोर्स उसने लगाया था, आपने नहीं लगाया। लेकिन जो आप पे लगा है वो फोर्स भी आपने नहीं लगाया, वो चीज आप पे लगाई गई है, इसका मतलब जो फोर्स है वो नेगेटिव फोर्स है। ठीक है, तो वर्क डन भी नेगेटिव ही होगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है बस। और वैसे भी तुमको इतना वर्क डन आता नहीं है, वर्क वाली आपको पीछे की चीजें इंपॉर्टेंट है। वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये जितनी बातें कर ले जो मैंने बताया है ना, बस वो समझो बस। वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अभी अभी जब मैंने बताया कि आपका दोस्त जब कर रहा था, आपका दोस्त ने फोर्स ऐसे लगाया और आप जाके गिर गए, तो जरा ये बताओ क्या फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है क्या? बोलो, तो क्या वर्क डन पॉजिटिव नहीं होगा? तो आपके दोस्त ने फोर्स लगाया किस पर, आप पर,
आपके ऊपर फोर्स लगा है, ठीक है, आपके ऊपर, तो आपके ऊपर फोर्स लगा F, ठीक है, और आप जाके गिर गए कहीं, आप चाहे जहां मर्जी गिरो, ठीक है, आप चाहे जहां मर्जी गिरो, फोर्स आप पे लग रहा है, फोर्स आप पे लग रहा है, ठीक है, और ऐसे केस में जो वर्क डन है वो आपके ऊपर हो रहा है, ठीक है, याद रखना हमेशा जब कभी भी वर्क डन आप करोगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन आपके ऊपर वर्क डन होगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है। आप बैग उठा के कहीं पे फेंक दिए, आपने बैग उठा के कहीं पे फेंका, तो आपने जो वर्क किया वो पॉजिटिव था, लेकिन जो बैग के लिए वर्क डन था वो नेगेटिव था, क्योंकि बैग के ऊपर वर्क डन हुआ, बैग ने वर्क डन नहीं किया, बैग के ऊपर वर्क डन हुआ है। बोलता है पोर्टर लिफ्ट्स लगेज बाई सॉरी ऑफ 15 किलोग्राम फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन द हेड विच इज 1.5 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। अब आप में से कुछ लोगों को डाउट होगा कि जब इसने सर पे रख लिया है तो फिर तो वर्क डन 0 होगा, तो इन सब का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बोलता है वर्क डन सिर्फ वहां तक जब इसने उठा के ऊपर रखा अपने सर पे, सिर्फ इस समय के लिए। अब इसके बाद ये चलता है या नहीं हिलता है ये इसकी मर्जी, उसके बाद की बात ये पूछ भी नहीं रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछ रहा है कि जब यहाँ पर बैग था उसने उठा के अपने सर पे यहाँ रख लिया है, तो इस दौरान इसने कितना वर्क डन किया है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स भी लग रहा है, तो इसलिए आप हमेशा देखोगे कि यहाँ पर W इज इक्वल टू एफ इंटू एस लगेगा, और F कितना है, F पता है क्या, हाँ F तो पता ही नहीं, F तो पता ही नहीं, फंस गए, अब क्या करें, मास का क्या करेंगे, हमें ये चाहिए ना, यहाँ मास कहाँ दिख रहा है तुम्हें फॉर्मूले में, यहाँ तो मास है ही नहीं कहीं, डिस्प्लेसमेंट है तो क्या करूँ, फोर्स तो है ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो ये रहा, चलो ठीक है ये रहा, कर हो गया काम, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, पीछे क्लास में जो कुछ भी पढ़े हो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रहे एफ क्या है, एफ क्या है, फोर्स, और ये कौन सा फोर्स है भाई, बैग का जो अपना मास है, तो इसका मतलब उसका अपना एक वेट होगा, वेट क्या होता है एम इंटू जी, तो यही तो फोर्स है जो उसको उठाना है, यही तो फोर्स है जो उसको ओवरकम करना है, नहीं समझे, तो एफ क्या आ गया एम इंटू जी, एम इंटू जी इंटू एस, 15 × 10, ठीक है, 1.5 मीटर हो गया, ठीक है, तो 225 जूल हो गया, वर्क डन कितना आ गया 225 जूल, 225 जूल, बढ़िया क्वेश्चन था, एनर्जी से पहले कुछ क्वेश्चन है इनको ध्यान से कर लो, ठीक है, इन सब के आंसर आप करोगे सबके, व्हेन डू वी से द वर्क इज डन, दो कंडीशन है कि नहीं पहले ये बताओ, हाँ या ना, पहली कंडीशन क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन, पहली पहली तो बताओ, ढंग से बताओ, सुनाई नहीं दिया मेरे को, यस, फोर्स शुड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, वेरी गुड, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, वेरी गुड, तो ये दो कंडीशन है जब आप कहेंगे दैट द वर्क इज डन, पहला आंसर आपने दिया है, बहुत बढ़िया, देखो मैं आपको चीज़ें तो पढ़ा रहा हूँ लेकिन आंसर आपको इन सबके खुद करने हैं, तभी मेरे पढ़ाने का मतलब है, मेरे ही क्वेश्चन हो मेरा ही सब कुछ हो तो वैसा तो होने नहीं वाला ना, आपको ये सब आंसर देने के बाद समझ में भी आएगा, यस मैं आपको ढंग से पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो चीज़ें हैं, मैं अपने से कुछ भी नहीं सब चिपका दे रहा हूँ आपको। ये बोलता है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ये आप सबको पता है दैट, अब आपको सबको पता है F इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू, यार ये बार बार ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, थर्ड क्या है, डिफाइन वन जूल ऑफ वर्क, और ये मैंने आपको अभी अभी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये आपके एग्जाम का पहला या दूसरा क्वेश्चन होगा, अभी बता दे रहा हूँ मैं आपको, क्या होगा, डिफाइन वन जूल ऑफ वर्क, ठीक है, डिफाइन 1 पास्कल ऑफ प्रेशर, ऐसे करके कुछ भी पूछ लेते हैं ऐसे ये लोग, और डिफाइन वन जूल ऑफ वर्क तो मैंने बहुत ही देखा है, सबसे ज़्यादा इन सब में कुछ आता है तो यही आता है,
1 जूल ऑफ वर्क हमेशा पूछेगा। और पीछे था व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, तो उसे 1 जूल ऑफ वर्क कहते हैं। ठीक है, ये बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जवाब दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी देंगे हम। ए पेयर ऑफ बुलक्स exert a force of 140 Newton on a plow. The field being plowed is 15 meter long. How much work? आपको साफ साफ दिख रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों दिया है। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों दिया है और आप आंसर खुद कर सकते हो। इसमें अब इतना कुछ है नहीं कि आप आंसर ना कर सको। हाँ, इट इज 140 इंटू 15, 225 माइनस 15, 210। क्या आगे क्या लिखूं? वेरी गुड, चलो ठीक है, याद रखना JO, अरे चल जा भाई, JOULE, जॉल। यहाँ पे मैं एक दो चीज लिख दूं, JOULE, जॉल, पास्कल, न्यूटन, याद रहे ये सब साइंटिस्ट के नाम पर है। ठीक है, इसलिए जब कभी भी ये वाली यूनिट्स लिखोगे आप, जॉल किसका है? वर्क का। पास्कल किसका है? पास्कल किसका यूनिट है? न्यूटन। ठीक है, याद रखना, जूल, पास्कल, न्यूटन, कुछ भी होने दो, ये सब यूनिट्स हैं। किसकी यूनिट्स हैं? इनकी यूनिट्स हैं। ठीक है, और जब कभी भी ये आएगा तो याद रखना ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। यूनिट्स में अगर कोई चीज़ कैपिटल लेटर में लिखा जाता है तो वो यही है, क्योंकि आप कभी भी मीटर को कैपिटल M में नहीं देखोगे। ठीक है, मीटर को कैपिटल M में नहीं देखोगे। KG हमेशा KG इस तरह से नहीं लिखा जाता। ठीक है, और क्या होता है, टाइम, टाइम को कैपिटल S नहीं लिखा जाता। ये सब कभी भी कैपिटल नहीं होते, कभी भी, ये सब हमेशा स्मॉल होते हैं। लेकिन जॉल, पास्कल, PA पहला हमेशा P होता है, कैपिटल होता है, और ये कैपिटल N, ये सब हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही होंगे क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पे हो गए। ठीक है, समझ गए? स्कूल है कितने बजे? कोई बोल रहा था ना जल्दी। ओके ओके ठीक है, किसी का था ना अभी बोल रहा था कि छोड़ने के लिए। चलो ठीक है, हम एनर्जी कल से करेंगे। हमने आज एक दिन में ही पूरा वर्क कर दिया। वर्क किया कि नहीं हमने आज फुल? याद रहे, वर्क स्केलर है कि वेक्टर है? यस, याद रखना है स्केलर है। गुड, 1 2 3, करीब करीब 3 4 पेज पढ़ ली। वेरी गुड। तो वर्क इज स्केलर, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है। और पॉजिटिव नेगेटिव मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको दिखाया है। देखो यहाँ पर लिखा है वर्क डन इज नेगेटिव, है ना? तो इसको आप पढ़ना है आज आपको, आज आपकी छुट्टी है, आज आपको पढ़ना है। ओके, कल क्लास होगी 100% पक्का। बीच में एक दिन छुट्टी हो गई, कल किसी की डेथ हो गई थी, मुझे जाना पड़ गया।